Okay, so good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. So I'll wait 2-3 more minutes so other people can also join. So we'll start. और the last lectures PPT उसमें अपलोड किया था वो सब क्या था? नहीं यार। मैम आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। एक मिनट रुको। Hello. Yes, now it's clear. यस मैम। मैम फिर भी इतना नहीं आ रहा। अभी भी बहुत कम आ रहा है मैम। मैम नहीं आ रहा है आवाज। Hello. Wait, let me check. Hello. यस मैम आप सुनाई दे रहा। सुनाई दे रहा है? मैम थोड़ा कम आ रहा है। Yes, ma'am. थोड़ा No, कम आ रहा अभी है। भी कम आ रहा है। Hello. Hello. Now clear. Okay, okay, नाउ ठीक क्लियर। है। Okay, okay, good, good. सो वो जो पीपीटी मैंने ग्रुप में अपलोड किया था वो मिला सबको? Yes, ma'am. यस 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 सो वो पढ़ा? Yes, ma'am. ओके, सो उसमें कोई डाउट है किसी को? ओके, सो पहले मुझे ये उसमें मैंने एक छोड़ा था, वो आपको बोला था कि जीरोथ लो का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो मैं बाद में कराऊंगी, तो आज सबसे पहले वो ही करवाते हैं। सो पहले क्या कोई बता सकता है कि वो जीरोथ लॉ का स्टेटमेंट क्या है? व्हाट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? When a body A is in thermal equilibrium with a body B and also separately with a body C, then body B and C will be in thermal equilibrium with each other. Yes, yes, correct, good, good. ओके, सो लेट अस सी उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कैसे लिखते हैं उसको, जो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल है प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर
वो सारे वेरिएबल असाइन करके कैसे आप डिफाइन करते हो कि अगर बॉडी ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में और ए सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, सो वो दोनों बी और सी भी इंडिविजुअली थर्मल इक्विलिब्रियम है। सो पहले आज वो देखते हैं। सो स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. good. Yes, Okay. ma'am. Okay, good, good. Okay, so now I request all of you, please join before 12:20. सो फिर बीच में वो नोटिफिकेशन ना आए कि हाँ वो लॉबी में वेट कर रहे। सो हो सके तो आप 12:20 से पहले ज्वाइन हो जाए, ऐसा कोशिश करना, ठीक है? सो ये हैंड रिटन नोट्स है, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो देख पहले थोड़ा इनिशियली देख लेते हैं आपने क्या क्या पढ़ा है, जस्ट 5 मिनट्स वो रिवीजन कर लेते हैं। यस, सो ये सब आपको पता है कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, फिर इसमें सिस्टम क्या है, वो सब लिखा ये आपको मिल जाएगा। तो फिर बाद में शांति से पढ़ लेना कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, व्हाट इज होमोजीनियस सिस्टम, व्हाट इज हिस्ट्रोजीनियस सिस्टम। सो ये सारी डेफिनेशन है जो कि आपको वो एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल कौन कौन से है, yes, so pressure, volume, temperature, all are the thermodynamical variable. फिर स्टेट इक्वेशन कैसा है, फिर ये दिस इज स्टेट इक्वेशन फॉर आइडियल गैस, और ये लिखा हुआ है वांडर वाल्स गैस स्टेट इक्वेशन। This is 3 types of system: open system, closed system and isolated system. Zeroth law of thermodynamics. ओके मैम शायद वो वैंडरवाल्स वाला जो था ना वो हमने नहीं किया। नहीं, वो जस्ट ऐसे ही एमसीक्यू के लिए, उसका कोई प्रूफ या ऐसा कुछ नहीं है। शायद आपने कुछ केमिस्ट्री में ऐसा कुछ पढ़ा होगा ना, वांडरवाल गैस ऐसा कुछ। हाँ, मतलब पढ़ा है पर क्या लिखा है वो सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम टेम्परेचर का रिलेशन कैसा है वही सिर्फ दिखाया गया है कि क्या है। तो ये अगर आपको नहीं इतना पड़ा है तो कुछ है नहीं, ये सिर्फ इक्वेशन आप अगर याद रख सको तो फिर ठीक है कि ये प्रेशर, वॉल्यूम और ये ए और बी कांस्टेंट, जैसे पीवी इज इक्वल टू आप एनआरटी लिखते हो और फिर उसमें आर और एन, जैसे 1 मोल ले लिया एन की वैल्यू और आर आपका कांस्टेंट है, तो पी, वी और टी वो तीनों स्टेट वेरिएबल है, उससे ये आइडियल गैस इक्वेशन बनता है। वैसे ही वांडरवाल्स गैस वो है जिसमें जो गैस के मॉलिक्यूल या एटम होता है उनके बीच का बॉन्डिंग वेरी लो होता है, वो बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। सो वो वांडरवाल गैस है। तो उसमें कैसे इक्वेशन होता है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वही दिखाया गया है ये कांस्टेंट ए और बी का यूज करके। सो वो इतना नहीं है आपके लिए इम्पोर्टेंट अभी के लिए। ओके, प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन है मैडम। क्या? Okay, so zeroth law of thermodynamics is when hot body A is brought in thermal contact with cold body B, heat flows from A to B. That all of you know about it. Now after some time flows will stop and the bodies are said to be in thermal equilibrium with each other. So what is statement of zeroth law is, zeroth law of thermodynamics state that if two bodies A and B are separately in thermal equilibrium with third body C, then A and B are also in thermal equilibrium with each other. So ये भी जैसे कि
ये एग्जाम्पल देके बताया कि ए फिर सी के साथ भी है, बी सी के साथ, ये आप ए बी सी नोटिफिकेशन मतलब ये जो नोटेशन है वो आप कैसे भी ले सकते हो। अगर ए को सी के साथ लिया और ए को बी के साथ, या फिर ए और बी दोनों को सी के साथ लिया, वो आप अपने पर सिर्फ इतना आना चाहिए कि कोई एक बॉडी अगर दो बॉडी के साथ इंडिविजुअली थर्मल इक्विलिब्रियम है तो वो दो बॉडी भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, बस इतना आना चाहिए। ओके, सो देखते हैं अभी आज कि मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो लेट अस कंसीडर 3 फ्लूइड्स ए बी और सी। फ्लूइड माने कोई लिक्विड ऐसा कुछ आप कंसीडर करते हो। ए बी और सी आपके पास 3 फ्लूइड्स है। सो प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए आर रिटन एज PA. PA is pressure of fluid A and VA is volume of pressure, volume of fluid A. Similarly, for B, we assign the quantity pressure and volume as PB and VB. ये किसका माइक ऑन है? प्लीज म्यूट और सेल्फ। यस। और फॉर फ्लूइड C, we assign pressure and volume as PC and VC. So हम इनिशियली लेते हैं if A and B are in thermal equilibrium. So पहले हमने लिया कि A and B thermal equilibrium में है। So प्रेशर जो phi1 क्वांटिटी डिफाइन की है, कोई स्टेट वेरिएबल दिखाया है जो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों वेरिएबल है, तो phi1 इज स्टेट वेरिएबल फॉर A, सो उसके साथ वेरिएबल है प्रेशर एंड वॉल्यूम। सिमिलरली phi2 इज स्टेट वेरिएबल फॉर B, तो उसके लिए क्वांटिटी है PB एंड VB। सो ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, इसीलिए दोनों को इक्वेट किया है। नाउ फिर उसको फंक्शन के फॉर्म में लिखोगे कि कोई उसको फंक्शन के फॉर्म में कैसे लिखता है कि दोनों इक्विलिब्रियम में। सो फंक्शन f इज रिटन एज PA VA PB VB। ये चारों वेरिएबल है। जैसे आप कोई लिखते हो, जैसे कोई वेरिएबल कोई फंक्शन ऐसे लिखते हो कि r इज फंक्शन ऑफ x y z, जहाँ पे कोई पॉइंट लिखते हो, आप कोई 3 डायमेंशन में लिखते हो तो x y लिखते हो वेरिएबल, या x y z लेते हो। सो उसी तरह से ये 4 वेरिएबल लिए हुए, प्रेशर वॉल्यूम फॉर A एंड B। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आपका हो गया। नाउ इक्वेशन कैन बी सॉल्व। अभी आप कोई अगर आपके पास ऐसे x y z तीनों वेरिएबल है और कोई 2 की वैल्यू आप जानते हो, तो उस पर से आप तीसरे की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो सिमिलरली आप अभी PB फाइंड आउट करना चाहते हो प्रेशर फॉर B के लिए, तो उसको लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ PA VA एंड VB। सो PB फाइंड करना है आपको। सो बाकी तीनों क्वांटिटी के फंक्शन में लिखा हुआ है। ये सिर्फ आपको दिखाया गया है कि कैसे चेंज होता है, इसका इतना कोई ज्यादा डेली यूज नहीं है, बट ये वेरिएबल असाइन करके आप कैसे थर्मल इक्विलिब्रियम करते हो वो देखना है। तो PB हो जाएगा आपका फंक्शन ऑफ PA VA एंड VB। नाउ अभी पहले A और B थर्मल इक्विलिब्रियम में है, फिर अभी आपने लिया B और C को थर्मल इक्विलिब्रियम में ले लिया, तो फिर B के साथ वेरिएबल है PB VB और C के साथ वेरिएबल है कोई स्टेट वेरिएबल ले लिया आपने phi3, तो उसको लेते हैं PC VC। आप कुछ भी ये phi1 phi2 की जगह पे आप कोई और भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, x1 x2 या y1 y2 y3 ऐसे। फिर B और C के लिए फंक्शन आपने ले लिया PB VB PC VC हो जाएगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये सारे वेरिएबल है और दोनों इक्विलिब्रियम में है। भी इस पर से भी आप निकाल रहे हो PB, तो PB कौन सा फंक्शन हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू VB PC और VC। सो इक्वेशन 3 और 6 आप देखो कि PB फंक्शन है किसका, सो PB इज फंक्शन जो वो A जो फ्लूइड A है उसके वेरिएबल के साथ भी इक्विलिब्रियम फंक्शन है, और ये C के जो वेरिएबल है उसके साथ भी यो इक्विलिब्रियम में है। सो नाउ यू कैन सी इक्वेशन 3 एंड 6 आर इक्वल, क्योंकि दोनों के बराबर PB है। सो नाउ यू कैन इक्वेट इक्वेशन 3 एंड 6, सो यू विल गेट F1 विच इज फंक्शन ऑफ वेरिएबल A और F2 इज फंक्शन ऑफ वेरिएबल C के, फ्लूइड C के फंक्शन है। यहाँ पे VB तो दोनों साइड सेम ही है, फंक्शन ऑफ VB, सो वो निकल जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो, if A and C are in thermal equilibrium with C separately, then according to zeroth law A and C are also in thermal equilibrium with each other. So आप लिख सकते हो
ये पूरा फिर दोनों को इक्वेट किया तो ऐसे एक फंक्शन में लिख सकते हो PAVA और PCVC इज इक्वल टू 0. So you can write as phi1 PAVA is equal to phi3 PCVC. So initially आपने क्या लिया, phi1 PAVA लिया, उसके साथ B फ्लूइड B का जो वेरिएबल है PBVB उससे इक्वेट किया, फिर B को C के साथ इक्वेट किया. So B पहले A के साथ भी इक्विलिब्रियम में है और C के साथ भी इक्विलिब्रियम है. So आप कह सकते हो कि जो फ्लूइड A है और फ्लूइड C है उन दोनों के वेरिएबल भी एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है. So in general you can write all the state variable for all three fluid are in equilibrium. So this three function have same numerical value through the parameter PV of ओके. सो ये तीनों इक्विलिब्रियम है तो तीनों के बराबर आप कोई ऐसे कांस्टेंट ले सकते हो, कोई कांस्टेंट A या कांस्टेंट K, कुछ भी आप कांस्टेंट ले सकते हो. जैसे कुछ मैथ्स में आपने ऐसे कुछ इक्विलिब्रियम किया होगा फिर उसके बराबर कोई कांस्टेंट लेके तो वैसे ही ले सकते हो. तो यहाँ पे जो P और V का जो फंक्शन है वो उसके साथ जो क्वांटिटी असाइन है जो कांस्टेंट उससे नाम देते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, उससे बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. सो ये जो दिस इज ये phi इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू जो पहले जो ये है इक्वेशन ऑफ स्टेट इक्वेशन है फ्लूइड का जो आप लिखते हो PV इज इक्वल टू RT लिखते हो वही है, यहाँ पे R कांस्टेंट ले लिया है. सो PV इज इक्वल टू 3 इज स्टेट इक्वेशन ऑफ फ्लूइड. नाउ दैट व्हाट इज सो टेम्परेचर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. सो द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम कैन बी डिफाइन एज whether the body is in equilibrium with neighboring system. तो टेम्परेचर डिफाइन करते हैं कि if a number of systems are in thermal equilibrium, this common property of system can be represented by single numerical value which is called temperature, or either temperature can be seen as measurement of hotness or coldness of body. So यहाँ पे 3 फ्लूइड ले, उसके साथ आप 3 से ज्यादा कितने भी नंबर ऑफ फ्लूइड हो, 4 हो 5 हो, अगर वो सारे इक्विलिब्रियम में तो आप इक्विलिब्रियम में कैसे बोल सकते हो कि सारे जो भी आपके पास जो भी सिस्टम है सबका टेम्परेचर सेम है जो आप यूज करते हो इक्विलिब्रियम के लिए कि टेम्परेचर सेम है. तो जो सेम क्वांटिटी आप सबके लिए डिफाइन करते हो उसको बोलते हैं टेम्परेचर. एंड नाउ हीट इज जस्ट ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी. सो यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी या तो फिर जूल, आप कोई भी यूनिट ले सकते हो कैलोरी और कैलोरी और जूल के बीच का रिलेशन है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल. सो ये मैथमेटिकल इक्वेशन समझ में आया जीरोथ लॉ का कि वेरिएबल असाइन किया है पहले 2 के लिए, फिर फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट किया, फिर सेकंड को थर्ड के साथ इक्वेट किया. सो ऑटोमेटिकली फर्स्ट एंड थर्ड आर आल्सो इन इक्विलिब्रियम. सो यस, लास्ट वाला फिर से समझाओ ना. लास्ट वाला कौन सा? ये टेम्परेचर. यस. सो जस्ट आपने ऐसे प्रेशर और वॉल्यूम 2 वेरिएबल ले लिया आपने. अभी प्रेशर कोई सिस्टम के लिए 2 वेरिएबल लिया तो फर्स्ट के लिए इसको फंक्शन ऐसे डिफाइन कर सकते हो जैसे आप कोई मैथ्स में डिफाइन करते हो कि कोई फंक्शन x, कोई फंक्शन f इज इक्वल टू x और y का फंक्शन है या फिर सिर्फ x का फंक्शन है या फिर y का है. तो ऐसे क्वांटिटी से आप डिफाइन करते हो. तो ये जो phi1 आपने लिया है वो कोई भी सिस्टम का कोई वेरिएबल लेके दिया है कि ये फंक्शन प्रेशर और वॉल्यूम का फंक्शन है ऐसे. तो पहले सिस्टम A और सिस्टम B के दोनों वेरिएबल इक्वेट किए, फिर आपने सिस्टम B और C के 2 वेरिएबल इक्वेट किए. सो ऑटोमेटिकली ये सिस्टम A और C वो भी एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में हो गए. उसका मतलब है कि तीनों सिस्टम एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में. भी आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि इक्विलिब्रियम है, जैसे कि आप कोई सिस्टम है उसका टेम्परेचर ज्यादा है और अगर उसको सराउंडिंग में रखेंगे तो क्या होगा, सिस्टम में से एनर्जी या फिर हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा सराउंडिंग में. सो ये ट्रांसफॉर्मेशन कब तक होगा, जब दोनों सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता तब तक. जब भी ये टेम्परेचर सेम हो जाएगा फिर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगा. सो आप बोल सकते हो कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम. जैसे कि चाय का वही एग्जांपल हम लेते हैं
कि चाय का कुछ टेम्परेचर है आपका 50 या 60 डिग्री कोई टेम्परेचर है, भी आप उसको रूम टेम्परेचर में रखोगे तो चाय ठंडी होती जाएगी। तो कब तक ठंडी होती जाएगी? जब तक उसका टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर, अभी रूम टेम्परेचर कुछ है 27 डिग्री, तो चाय का टेम्परेचर जब तक 27 होगा तब तक वो ठंडी होती जाएगी, मतलब एनर्जी वो सराउंडिंग में रिलीज करती जाएगी। फिर दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, फिर ज्यादा चाय ठंडी नहीं हो जाएगी, वो रूम टेम्परेचर पे हो जाएगी। तो दोनों इक्विलिब्रियम में होने के लिए आपको एक क्वांटिटी असाइन करते हो कि इस वजह से आप बोलते हो कि वो दोनों इक्विलिब्रियम। तो जो क्वांटिटी है, जैसे आप बोलते हो कि दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो वो जो क्वांटिटी आप डिफाइन कर सकते हो उसे बोलते हैं टेम्परेचर। तो बस टेम्परेचर वही जो पहले हमने बताया था कि मेजर ऑफ हॉटनेस और कूलनेस क्या है, या फिर दोनों बॉडी जो जिस न्यूमेरिकल वैल्यू से आप बोल सकते हो कि ये सारे 1, 2 या 3 जितने भी ज्यादा आपकी सिस्टम है, सारी सिस्टम या सारी बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो वो इक्विलिब्रियम डिफाइन करने के लिए आप डिफाइन करते हो कि टेम्परेचर सेम है, इसीलिए आप उसे थर्मल इक्विलिब्रियम में बोल सकते हो। तो वो जो क्वांटिटी है कि या इसका 27 डिग्री है या फिर 30 डिग्री पे, तो उस क्वांटिटी को आप बोलते हो टेम्परेचर। तो नाउ आप वर्क डन डिफाइन करते हो कि वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट फंक्शन। अभी कोई फंक्शन को पाथ डिपेंडेंट या फिर पाथ इंडिपेंडेंट कैसे बोल सकते हैं? पाथ डिपेंडेंट माने कि वो डिपेंड करता है कि कौन सा पाथ फॉलो करते हो। यहाँ पे आप देखो कि एक्स एक्सिस पे आपने वॉल्यूम लिया है, वाई एक्सिस पे प्रेशर लिया है। अभी आपको एक आपकी सिस्टम है ए और बी, सो आपको ए से बी तक जाना है। सो 3 रास्ते हैं, या तो फिर आप डायरेक्ट ए से बी चले जाओ, या फिर ए से फिर यहाँ पे पॉइंट जो 2 लिखा हुआ है उधर जाओ, फिर 2 वाले पॉइंट से फिर बी पे जाओ, या फिर ए से फिर ये 3 लिखा हुआ है वहां तक जाओ और फिर बी तक जाओ। सो ये तीनों आप पाथ फॉलो करते हो, तो तीनों अलग अलग रास्ते फॉलो करने के लिए आपका वर्क डन सेम नहीं होता। जैसे कि आप फिजिक्स में एक और बोलते हो कि क्या बोलते हो, वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट, वो डिफरेंस पता है आपको? क्या बोल सकते हो? डिस्प्लेसमेंट जो कि वो सिर्फ डिपेंड करता है आपका इनिशियल और फाइनल स्टेज। यस, इनिशियल आप कौन सा पाथ फॉलो करते हो वो डिपेंड नहीं करता। जैसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऐसा कुछ है। सो डिस्टेंस माने आपने कहाँ से कौन से पाथ पे जाते हो, ए से बी, बी से सी, कौन से पाथ पे जाते हो, तो वो होगा आपका डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट माने आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कौन सा पाथ फॉलो करते हो वो डिपेंडेंट नहीं है। जैसे आप ले सकते हो कि एक सर्क्यूलर मोशन है, ठीक है, तो कोई सर्कल है तो आप सर्कल पे मूवमेंट करते हो, तो आप एक सर्कल कंप्लीट करोगे तो आपका डिस्टेंस कितना होगा? जैसे कि कोई आर रेडियस है उसकी, कोई सर्कल की, अभी आप एक सर्कल कंप्लीट किया तो आपका डिस्टेंस कितना होगा? 2 पाई आर। यस करेक्ट। बट आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। यस, क्योंकि आपने जहां से इनिशियली स्टार्ट किया वही आप फाइनल पहुंच गए, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, डिस्प्ले आप कौन से पाथ पे जाओ वो डिपेंड नहीं करता, सिर्फ उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं पाथ इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड नहीं है, माने उसको बोलते हैं पाथ इंडिपेंडेंट। वो सिर्फ स्टेट पे डिपेंडेंट है कि आपका इनिशियल स्टेट क्या है और फाइनल स्टेट क्या है। तो ऐसे फंक्शन जो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड है उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन, स्टेट डिपेंडेंट फंक्शन। और जो ऐसे फंक्शन जो कि पाथ पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि आपका डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कितना है वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पाथ फॉलो किया, कौन से पाथ। तो पाथ पे जो भी फंक्शन डिपेंड करता है उसको बोलते हैं पाथ डिपेंडेंट फंक्शन। तो यहाँ पे वर्क डन लिया है, सो आप तीनों पाथ फॉलो करोगे, नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3, तो तीनों पाथ के लिए आपका वर्क डन सेम नहीं होगा, वर्क डन विल बी डिफरेंट। माने कि वो पाथ पे डिपेंड करता है कि कितना वर्क डन होगा, तो वो पाथ पे डिपेंडेंट है, इसीलिए उसको बोलते हैं पाथ डिपेंडेंट फंक्शन। सो पोटेंशियल एनर्जी इज पाथ डिपेंडेंट फंक्शन, इट इज डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी। सो यहाँ पे एक आपको चेंज करना है कि पोटेंशियल एनर्जी इज पाथ इंडिपेंडेंट। यस, ये डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वो फाइनल आप पोटेंशियल एनर्जी देखते हो तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh, राइट?
पोटेंशियल एनर्जीज, सो इट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन हाइट, मतलब अब यहाँ से इनिशियली सिर्फ ऊपर तक कितने डिस्टेंस तक जाए उस पे ही फॉलो करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं है, तो उसको बोलते हैं पाथ इंडिपेंडेंट। तो ये थोड़ा समझ में आया, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके ओके ठीक है, चलो तो फिर ये करवा दिया है। काइनेटिक एनर्जी किस लिए, पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है, इंटरनल एनर्जी, सो ये करवाया है। ओके सो अभी आज के लिए हम पढ़ेंगे आपका पहले स्पेसिफिक हीट क्या है। मैम यस मैम एक बार वो प्रेशर वाला जो वेरिएबल वाला आपने समझाया ना, पीबी जब हम वेरिएबल लेते हैं तब हमको टेम्परेचर कांस्टेंट मिलता है। हाँ मैम, वो एक रिवाइज करा दीजिए ना थोड़ा। ओके ठीक है। हाँ मैम, थैंक यू। ओके आपका जीरोथ लॉ बेसिकली क्या है कि जैसे कोई सिस्टम है, आपकी सिस्टम ए और सिस्टम बी, तो आप पहले कैसे बोलते हो कि सिस्टम ए अगर बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम मतलब ए और बी का टेम्परेचर सेम है, फिर आप लेते हो कि आपकी सिस्टम ए है वो सी के साथ भी इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी का भी टेम्परेचर सेम हो गया, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि आपकी सिस्टम बी और सी भी इंडिविजुअली थर्मल इक्विलिब्रियम है, मतलब कि वो बी और सी दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो अगर तीनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम में आप कब बोलते हो कि उसका टेम्परेचर सेम है, तो आप उसे बोलते हो कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो वो डिफाइन करने के लिए आपने जीरोथ लॉ फिर वेरिएबल असाइन करके आपने डिफाइन किया कि आपकी कोई सिस्टम ए है, उसका आपने प्रेशर और वॉल्यूम ले लिया PA/VA, और आपकी सिस्टम बी है, उसका प्रेशर वॉल्यूम ले लिया PB/VB। फिर आपने क्या किया कि दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो दोनों का कोई फंक्शन असाइन किया कि φ1 है वो A का फंक्शन है और φ2 है वो B का फंक्शन है, और दोनों को फिर इक्वेट कर दिया। भी आपके पास कोई फंक्शन, जैसे आपके पास ऐसा है कि xy = 3yx, ऐसा कुछ कोई भी फंक्शन है, तो आप उसको कैसे, कोई एक वेरिएबल अननोन है, जैसे आपके पास ऐसा है कि 24 = 2x², ऐसा कुछ है, तो फिर आप x² फाइंड कैसे कर सकते हो, बाकी तीनों क्वांटिटी का यूज करके आप फाइंड कर सकते हो जो भी अननोन है। तो ऐसे आपने लिया कि सिर्फ हमें PB डिफाइन करना है, PB, या फिर PB की जगह पे आप यहाँ पे वॉल्यूम V को भी ले सकते हो, फंक्शन है, तो जस्ट आपने निकाला कि PB फाइंड करना है, प्रेशर ऑफ B, तो उसको फंक्शन बाकी तीनों वेरिएबल के फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो आप कि F1 = PA/VA/VB, तो बाकी तीनों फॉर्म में लिया। यस, सिमिलरली फिर आपने B को C के साथ इक्वेट किया और उसमें से भी आपने PB निकाला, तो आपके साथ PB की दो वैल्यू हो गई। अभी PB = F1 भी है और PB = F2 भी है, सो विच मीन्स दैट F1 एंड F2 दोनों इक्विलिब्रियम में है, तो फिर F1 और F2 दोनों को आपने इक्वेट किया, पर ये फंक्शन VB/VB तो दोनों साइड सेम ही है, तो वो निकल जाएगा, तो बचा क्या आपके पास, बचा फिर फंक्शन F1 है जो कि PA और VA का फंक्शन है, और फंक्शन φ1 जिसको फिर अब VB निकल जाएगा, तो फिर ये सिर्फ 4 वेरिएबल का फंक्शन हो जाएगा, PA, VA और PC/VC। तो आपने इनिशियली कैसे लिखा, ये फॉर्म में है, इक्वेशन 1 को 1 पर से आप 2 लिख सकते हो, तो सिमिलरली आपके पास ऐसा इक्वेशन 8 है जो कि VA, PA, PA/VA और PC/VC, तो उसको आप फिर डायरेक्टली इक्वेशन 9 लिख सकते हो, जैसे आप इक्वेशन 1 पर से 2 लिख सकते हो, तो अगर आपको 2 इक्वेशन दिया है तो उस पर से 1 लिख सकते हो, करेक्ट? यस मैम। यस, सो सिमिलरली फिर आपने इक्वेट किया कि आपने पहले लिया φ1 और φ2 इक्विलिब्रियम में, फिर φ2 को φ3 के साथ लिया, तो आपने फिर किया कि φ1 φ2 के साथ है, φ2 φ3 के साथ है, सो φ1 और φ3 वो दोनों भी इक्विलिब्रियम में, सो इसका मतलब हुआ कि तीनों फंक्शन एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है, φ1 φ2 और φ3, और उसको आपने सिर्फ ये फंक्शन डिफाइन किया कि कोई फंक्शन F1 xy लेते हो आप, x और y का, वैसे ही ये प्रेशर और वॉल्यूम का फंक्शन आपने लिया, सो ये दो वेरिएबल लिया, और फिर ये दोनों दो वेरिएबल है, ये PA और VA वो तो चेंज होता है,
पर आप फिर भी इक्विलिब्रियम में बोल सकते हो। उसका मतलब कि जो थर्ड क्वांटिटी है टेम्परेचर वो तीनों के लिए सेम है, इसीलिए उसको थर्मल इक्विलिब्रियम में बोलते हो। और ये तीनों के लिए कोई सेम क्वांटिटी यानी कि कांस्टेंट है, उसको आप तीनों के इक्वल लिख सकते हो, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, उससे बोलते हैं टेम्परेचर। क्लियर है? यस मैम। ओके गुड। ओके सो चलो अभी थोड़ा एक और आज का देख लेते हैं। हाँ, ये फिर आप दो वेरिएबल ऐसे लिख सकते हो, phi1 और phi2 ऐसा है। जैसे कि आप लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू वाई, लिखते हो x इज इक्वल टू वाई, तो फिर आप उसको इस साइड ले लोगे कि फंक्शन, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट? तो उसको सिर्फ ऐसे ही, यस, ये दोनों को इक्वेट किया, फिर ये दोनों का कंबाइन एक फंक्शन लिख लिया। यस यस, ओके गुड, समझ में आ गया है ना? हाँ मैम। यस, अभी ये विजिबल है स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। ओके ओके, सो Yes, ma'am. ठीक है। यस, फिर अभी हम देखते हैं आज का टॉपिक है एक और, हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट। सो जैसे कि कौन है अभी वेटिंग में? ओके सो जैसे कि आपके पास कोई कैपेसिटी है किसी, मतलब आप देखना चाहते हो कि जैसे आपके पास कोई 3 कंटेनर है, जैसे कि ग्लास है, फिर एक आप वो ले लो बड़ा सा कंटेनर, कोई तपेली जैसा कुछ ले लो, और उससे बड़ा एक वेसल जैसा, फिर पानी की बकेट ले लो, ठीक है? अभी आप तीनों में आपको हाइट चाहिए 1 मीटर, पानी का ग्लास कुछ 1 मीटर या फिर कुछ ले लो 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर। सो तीनों के लिए आप पहले ग्लास में 5 सेंटीमीटर जितना पानी भरो, स्केल से मेजर करो कि ये हाइट 5 सेंटीमीटर है। फिर आपने कुछ तपेली जैसे लिया, उसमें 5 सेंटीमीटर भरो, और बकेट में 5 सेंटीमीटर पानी भरो। सो तीनों में पानी की क्वांटिटी सेम रहेगी या डिफरेंट? डिफरेंट। यस यस, कि वो किस पे डिपेंड करेगी? आपका जो मटीरियल, मतलब आप जिसमें पानी फिल करते हो उसका शेप कैसा है, उस पे डिपेंड करेगी। यानी वो तीनों मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। वेट, वो थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो रहा है। ओके सो नाउ क्लियर? अभी आ रही है आवाज? यस मैम। ओके ओके, सो फिर आपके पास कॉपर है, आयरन है और एल्यूमिनियम है, ठीक है? अभी आप तीनों पहले अपने रूम टेम्परेचर, आपके पास कॉपर का एक रोड है, कोई स्टील कुछ भी है आपके पास, कॉपर का एक मटेरियल है, एक क्यूब आयरन का है और एक क्यूब एल्यूमिनियम का है। अभी तीनों का आपको टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करना है। पहले सबको रूम टेम्परेचर पे रख दिया, अभी तीनों में टेम्परेचर आपको 1-1 डिग्री बढ़ाना है। तो सबके लिए टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ेगी उसकी क्वांटिटी सेम रहेगी या डिफरेंट? राइट, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक, उसकी प्रॉपर्टी कौन सी है, तो उस पे डिपेंड करेगी। सो सारे मटेरियल की तो वो उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी इज amount of heat needed to raise the system's temperature by 1 degree. It is expressed in unit of thermal energy per degree temp. तो हीट कैपेसिटी माने कोई भी आपका सिस्टम या कोई भी बॉडी है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री आपको राइज करना है, तो वो राइज करने के लिए आपको कितनी हीट देनी पड़ती है, द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड, कितनी हीट रिक्वायर्ड है सारे मटेरियल की टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। वो डिफरेंट रहेगी क्योंकि सारे मटेरियल की कैपेसिटी डिफरेंट है। कैपेसिटी डिफरेंट क्यों है? क्योंकि सबके कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है, सबकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तो उसी के लिए उसको वो हीट कैपेसिटी सबके लिए डिफरेंट हो जाएगी।
सो हीट कैपेसिटी, क्योंकि आप जो हीट वो देते हो आपको कितनी हीट, तो वो मेजर करते हो आप। सी द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड इन रेज टू टेम्परेचर्स रेज टू सिस्टम टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, और आप ये टेम्परेचर को केल्विन या सेल्सियस कोई भी यूनिट में मेजर करते हो। सो हीट कैपेसिटी आप लिखते हो C, हीट कैपेसिटी को लिख C इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू Q, Q है आपकी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर और डिवाइडेड बाय टेम्परेचर डेल्टा थीटा। थीटा माने आप 1 डिग्री टेम्परेचर में राइज करना चाहते हो, कितना टेम्परेचर चेंज करना चाहते हो वो है। सो हीट कैपेसिटी इज रिटन एज Q बाय डेल्टा थीटा लिख सकते हो, या फिर टेम्परेचर को आप T भी लिख सकते हो। सो Q आप लिखते हो अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ जूल, और थीटा का यूनिट है केल्विन, अब टेम्परेचर में केल्विन लिया तो C का यूनिट हो जाएगा जूल पर केल्विन। ओके, तो अभी आप स्पेसिफिक हीट तो आप समझे कि सारे मटेरियल की डिफरेंट है। अभी आप ऐसा ले सकते हो कि आपने सबकी मास सेम लिया, जैसे कि 1 kg आपने 1 kg कॉपर ले लिया, 1 kg एल्यूमिनियम ले लिया, 1 kg आयरन ले लिया, फिर सबका मास सेम लिया, फिर आप वही आपके पास जो क्वांटिटी है वो तो सेम है, फिर अभी 1 kg सारी क्वांटिटी ले लिया, फिर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करना है, तो हीट सेम रहेगी क्या डिफरेंट रहेगी? डिफरेंट। यस, क्योंकि वो क्योंकि फिर भी वो क्वांटिटी मास पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ जो भी मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी से, कि क्योंकि आपने कॉपर आयरन सारे को अलग अलग ले लिया है, डिपेंड, तो वो क्वांटिटी जब आप, तो उसको बोलते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंट बाय 1 डिग्री इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जो अगर आप ऐसे ही बोल सकते हो कि कोई भी आपकी सिस्टम है उसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री रेज करना है, तो जो हीट आपको हीट नीडेड होगी उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। बट आप कुछ स्पेसिफाई कर रहे हो कि बस अब मुझे सिर्फ एक, सारे जो भी आपका बॉडी है जो भी सिस्टम है आपको सिर्फ 1 kg ही मास चाहिए, तो आप स्पेसिफाई करते हो, तो इसीलिए उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कि कोई भी 1 kg का मास है आपके पास कोई भी क्वांटिटी, अब उसको उसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री राइज करना है, तो फिर आपको जितनी हीट देनी पड़ेगी उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट ऑलरेडी आपका हीट कैपेसिटी की फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q बाय डेल्टा थीटा, फिर आपने पर यूनिट मास, यूनिट मान ला 1 kg आपने मास ले लिया, फिर उसके लिए आप जो डिफाइन करते हो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। सो ये समझ में आया कि हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट क्या है? यस मैम। यस, गुड। सो अगर आप कोई डिफाइन करते हो यूनिट, फिर आप एम कुछ भी ले सकते हो, आपने ए 1 यूनिट, आप 1 यूनिट 1 किलोग्राम भी ले सकते हो, 1 ग्राम भी क्वांटिटी ले सकते हो, पर आप जितना भी डिफाइन करो वो सारे मटेरियल के लिए अगर आप सेम ले लोगे तो वो उसको बोलते हैं यूनिट मास बोल सकते हो। मतलब आप 1 ग्राम भी ले सकते हो, 1 किलोग्राम भी ले सकते हो, ऐसे मास स्पेसिफाई करते हो, और फिर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए आपको जितनी भी हीट चाहिए उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। एक और भी क्वांटिटी है, अगर आपने मास पहले इधर यूनिट मास लिया, उसी तरह से एक और है कि आप 1 मोल ले लोगे, 1 मोलार ले लोगे, जैसे कि ऑक्सीजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लेंगे तो उसका कितना होगा मास? 32 ग्राम, राइट। जैसे हाइड्रोजन ले लेंगे 1 मोल तो उसका होगा 2 ग्राम, पर अगर मोल ले लिया आपने, उस क्वांटिटी को यूनिट ग्राम या किलोग्राम की जगह पे मोलर में डिफाइन किया, तो उसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। जैसे फिर यूनिट मास ले लिया तो उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिर अगर आपने मोल से डिफाइन किया कि सारी क्वांटिटी 1 मोल ले ली और फिर उसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री राइज करना है, फिर तो उसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। ओके, सो ये आप ले लिया कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, 1 ग्राम भी ले सकते हो, 1 kg भी ले सकते हो, या फिर 1 यूनिट वेट, आप 1 यूनिट मास भी लिख सकते हो, मतलब सिर्फ एक ही सब में कॉमन लेना है, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। भी ये सिर्फ यूनिट है, आपको 1 कैलोरी जो आप हीट देते हो तो उसको मेजर करते हो कैलोरी या जूल में।
सो 1 कैलोरी इज इक्वल टू, ये आपको याद रखना है, शायद किसी एग्जाम्पल में उसमें कन्वर्जन में पूछ सकते हैं कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल, फिर 1000 जूल इज इक्वल टू 1 किलो जूल, और 4.4184 जूल इज इक्वल टू 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1 कैलोरी। सो ये सारे अलग अलग सब्सटेंस है, जैसे वाटर है, इथेनॉल है, एल्यूमिनियम, ग्रेनाइट, आयरन, सबकी स्पेसिफिक हीट डिफरेंट है, वो आप देख सकते हो। तो आपको ये शायद वाटर की ये 4.184 उसका ज़्यादा यूज होता है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या है। तो सारे वैल्यू शायद आपको याद रख रहे हैं तो ठीक है, पर इतना रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके जान के लिए कि सबकी स्पेसिफिक हीट डिफरेंट होती है, क्योंकि सबकी हीट कैपेसिटी डिफरेंट होगी हीट गेन करने की, सो वो भी स्पेसिफिक हीट विल बी डिफरेंट फॉर ईच सब्सटेंस। सो फिर आप C इज इक्वल टू ऐसे लिखते हो Q डिवाइडेड बाय M, डेल्टा T भी ले सकते हो टेम्परेचर, और थीटा भी ले सकते हो। तो अगर आपको फिर आपको स्पेसिफिक हीट दी है, कोई मास भी दिया है और टेम्परेचर भी दिया है, तो फिर कितनी हीट आपको रिक्वायर होगी। जैसे मैं बोल सकती हूँ कि जैसे एल्यूमिनियम है, उसकी कुछ स्पेसिफिक हीट 5 कुछ भी है, स्पेसिफिक हीट 5 जूल पर केल्विन ऐसा कुछ है, और उसका मास मैंने 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम ले लिया, और उसका टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री राइज करना है, जैसे कि इनिशियल 1 डिग्री या कितना भी राइज करना है, जैसे मुझे उसका इनिशियल टेम्परेचर है 35 और मुझे 40 डिग्री तक जाना है, और उसकी स्पेसिफिक हीट कुछ 5 है, तो मुझे कितनी स्पेसिफिक हीट मुझे 5 चाहिए, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो आप फाइंड कर सकते हो। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। यस, क्योंकि C का इक्वेशन था। यस, फिर से समझाओ ना एक बार। ओके ठीक है। यस मैं फिर से बता रही हूँ। अभी आप स्पेसिफिक हीट कैसे फाइंड करते हो कि जैसे मुझे एल्यूमिनियम है, कोई भी मटेरियल है, तो उसका टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री राइज करना है, तो मुझे 1 डिग्री राइज करने के लिए कुछ 100 जूल जितनी एनर्जी देनी पड़ी, तो वो उसकी स्पेसिफिक हीट C इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था स्पेसिफिक हीट का, Q डिवाइडेड बाय मास इंटू टेम्परेचर में जितना चेंज होगा। अभी मुझे ऐसा करना है कि मैंने 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम ले लिया, अभी उसका टेम्परेचर मुझे 5 डिग्री राइज करना है, पहले 35 था और फिर उसका टेम्परेचर मुझे 5 डिग्री राइज करना है 40 तक जाना है, और उतना करने के लिए मुझे कुछ हीट देनी पड़ी, जैसे कि मैंने 100 जूल हीट दी, तो मेरे पास Q की वैल्यू है 100 जूल, मैंने 1 किलोग्राम ले लिया, तो मास मेरा हो जाएगा M इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, और मैंने टेम्परेचर चेंज किया 5 डिग्री, तो मेरा स्पेसिफिक हीट क्या होगा, C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय टेम्परेचर T, राइट? यस मैम। यस, सो आप उस पर से स्पेसिफिक हीट फाइंड कर सकते हो। अब आपको फिर अभी ऐसा भी पूछ सकते हैं कि आपको स्पेसिफिक हीट दे दी है कि मुझे कोई एल्यूमिनियम है, उसकी स्पेसिफिक हीट मुझे पता है कि 5 है कुछ, और उसका टेम्परेचर फिर मुझे 5 डिग्री राइज करना है, तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आप एनर्जी Q भी फाइंड कर सकते हो, या फिर मुझे राइट। सो इस पर से आप इस ये स्पेसिफिक हीट पर से आपको कुछ एग्जांपल दे सकते हैं कि आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो फाइंड करो, या तो फिर स्पेसिफिक हीट C क्या है वो फाइंड करो, या फिर कुछ भी इसमें ये चारों जैसे ये इक्वेशन है उसमें से कोई तीनों की वैल्यू दी होगी और किसी एक की क्वांटिटी आपको फाइंड करनी होगी। सो ऐसे एग्जांपल पूछ सकते हैं, Q इज हीट एब्जॉर्ब और रिलीज। वैसा भी हो सकता है कि जैसे मुझे 5 डिग्री टेम्परेचर अभी बढ़ाना नहीं है, कम करना है, तो कितनी हीट रिलीज होगी, कितनी हीट लूज, मुझे कितना कूल डाउन करना पड़ेगा उसको, तो वो भी आप देख सकते हो। कि जैसे पानी है तो उसके लिए भी आप फाइंड कर सकते हो कि पानी का स्पेसिफिक हीट कुछ है, C इज इक्वल टू 4.184 है, फिर पानी का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर आपने 30 पे रखा, फिर 30 से आपको उसको आइस में कूल करना है, तो आपको 0 ले जाना पड़ेगा, और आपने पानी का कुछ ले लिया 1 लीटर, या फिर M इज इक्वल टू 1 ले लो, तो फिर उसके लिए आप फाइंड कर सकते हो Q कितनी एनर्जी आपको रिलीज होगी, कर सकते हो। यस मैम। है ना, आपके पास पानी की स्पेसिफिक हीट पता है,
टेम्परेचर चेंज पता है कि इनिशियली रूम पे 30 डिग्री पे था और आपको 0 तक ले जाना है, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी वो भी फाइंड कर सकते हो। अभी मुझे पानी बॉईल करना है तो मुझे 30 से 100 डिग्री तक जाना है, तो टेम्परेचर में कितना राइज करना पड़ेगा, 70 डिग्री का, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर 100 है, इनिशियल 0 है। आप पानी की क्वांटिटी कुछ 1 लीटर है ऐसा कुछ ले लिया और स्पेसिफिक हीट आपको पता है, तो वो भी आप फाइंड कर सकते हो कि कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, उतनी स्पेसिफिक हीट है। तो समझ रहे हो, तो वो आपको फाइंड कर, यस तो एक हाँ, तो ये दो आप एक होमवर्क में कर दें कि अगर पानी इनिशियली रूम टेम्परेचर पे 30 डिग्री पे है, फिर मुझे 30 से 0 जाना है, तो मुझे कितनी हीट देनी पड़े, कितनी हीट लूज होगी, कितनी एनर्जी लूज होगी, और मुझे 30 से 100 पर जाना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़े, क्योंकि आपको पानी के C की वैल्यू तो पता है, C है 4.184, तो ये सारे, और m इज इक्वल टू आप 1 ले लो, ये सारे वैल्यू पुट करके आपको Q फाइंड करना है। ओके मैम? यस मैम ये जो टेबल था ना, वो वाटर वाला, इथेनॉल वाला, वो उन सब की वैल्यू हमें याद रखनी पड़ेगी? नहीं, सिर्फ वाटर की याद रखना, बाकी ये सब कुछ याद नहीं रखना। अगर एग्जाम्पल कुछ दिए होंगे तो उसमें प्रोवाइड किए जाएगा, पर एक वाटर की, क्योंकि सबसे ज्यादा वाटर, ये एक तो आप याद रख सकते हो 4.184, ठीक है। तो आप ये एक फाइंड करना कि कितनी, अगर आप पानी 30 जा रहे हो तो कितनी एनर्जी लूज होगी, और 30 से 100 तक ले जा रहे हो तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, और m की वैल्यू आप ले लो 1, तो वो फाइंड करना है आपको, वो होमवर्क में। ओके मैम। ओके, अब ये एक और भी 2 एग्जाम्पल है, तो आज आपको कुछ 3-4 एग्जाम्पल करना है। वो एक है कॉपर मेटल है स्पेसिफिक हीट Cp इज इक्वल टू 0.385। अच्छा ठीक है मैम, ये आप प्रोवाइड करोगे स्पेसिफिक क्या? मैम, ये आप प्रोवाइड करोगे क्वेश्चन कि हम लिखें इसको? नहीं, डोंट राइट, आई विल प्रोवाइड दिस पीपीटी। ओके, थैंक ओके सो अभी स्पेसिफिक हीट है। अभी स्पेसिफिक हीट फिर 2 टाइप की ऐसे लिखते हो कि स्पेसिफिक हीट आप जनरली लिख सकते हो उसको C के साथ। પછી अभी अगर आप कोई सिस्टम लो, उसको कोई कांस्टेंट प्रेशर पे आप उसकी स्पेसिफिक हीट फाइंड करो, तो वो डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज रिटन एट Cp, और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज रिटन एज Cv। तो आप उसको लिख सकते हो, Cp और Cv वही है कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एज कांस्टेंट वॉल्यूम। सो ये एक और दिया हुआ है, copper metal has specific heat is equal to this much. Calculate the amount of heat required to rise the temperature of 22.8 gram of copper from 20 degree Celsius to 0.875 degree Celsius. तो आपको क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट C दी हुई है, फिर आपको दिया हुआ है मास M दिया हुआ है 22.8 ग्राम, और आपको टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर दिया है T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री, और फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है 875। सो इस पर से आप फाइनल माइनस इनिशियल करके टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड कर सकते हो, डेल्टा T। मास आपको दिया हुआ है और स्पेसिफिक पता है, यस। सो नाउ यू कैन फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट Q, राइट। सो इसमें भी आप Q की वैल्यू फाइंड करोगे, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी क्वेश्चन, सो अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके सो अभी नेक्स्ट में दिया हुआ है, अभी सेकंड में क्या फाइंड करना है, देखो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ 20 ग्राम ऑफ सब्सटेंट दैट एब्जॉर्ब 493.4 जूल एंड राइज द टेम्परेचर फ्रॉम 12 डिग्री टू 34 डिग्री। तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट। सो नाउ इन सेकेंड क्वेश्चन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट स्पेसिफिक हीट। सो आपको 25 ग्राम क्या दिया हुआ है, ग्राम मास दिया हुआ है, मास, यस। सब्सटेंट दैट एब्जॉर्ब 493.4 जूल, सो जूल माने हीट दिया हुआ है, राइट, यस। और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 12 और 34। सो इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो आपको डेल्टा T मिल जाएगा, ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ है वो आप यूनिट पर से भी फाइंड कर सकते हो। ग्राम किसका यूनिट है, मास दिया हुआ है, फिर जूल, यस, जूल माने एनर्जी दी हुई है,
देखो इसमें स्पेसिफिक हीट दी हुई थी तो क्या लिखा था, जूल पर ग्राम इनटू सेंटीग्रेड। तो ये स्पेसिफिक हीट है और आपको एनर्जी फाइंड करनी है जूल में। सो फिर मास पर से भी आप फाइंड कर सकते हो कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। ओके सो अभी तो 1 और 5 हो गए। सो ठीक है, अभी स्पेसिफिक हीट रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में ये थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस पढ़ेंगे। सो आज का क्लियर है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, स्पेसिफिक हीट क्या है। हेलो मैम। यस हेलो यस मैम। यस मैम। ओके मैम। ठीक है। यस ये जो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू C इंटू एम इंटू डेल्टा टी, यस इसमें डेल्टा टी इज इक्वल टू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो यस मतलब कि हम वाटर का रूम टेम्परेचर यानी कि 30 डिग्री हुआ तो 30 से हम 0 पर जाए तो फाइनल 0 होगा। એટલે डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 30 सेल्सियस। यस तो आंसर तो माइनस में आएगा ना। माइनस में आएगा, उसका मतलब क्या है, हीट रिलीज होगी। एनर्जी हीट लूज हुई। रिलीज होगी मतलब आप उससे कूल डाउन कर रहे हो। आपको 30 डिग्री पे है और आप उसको आइस बनाना है तो आपको उसको कूल डाउन कब करोगे, कि उसमें से हीट रिलीज होगी, उसकी हीट निकाल रहे हो। तो इसीलिए यस, सो नेगेटिव साइन मतलब सिस्टम में से हीट सराउंडिंग में जा रही है, और पॉजिटिव साइन मतलब आप सराउंडिंग में से सिस्टम को हीट दे रहे हो, सिस्टम को हीट मिल रही है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। राइट यस। सो वो साइन सिर्फ यही दिखाता है कि आपका कितना चेंज होता है। तो ये देख लो हीट कैपेसिटी। सो डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब द हीट। ये सब मैंने, ये आप पढ़ लेना थोड़ा। तो इसमें ये जो मैं आपको नोट्स Yes, I'll provide both the things. So don't worry. ये सब पहले जो आगे का पढ़ाया हुआ है, so वो रिवीजन कर देना। ये जीरोथ लो क्या है, फिर उसका ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आज पढ़ाया, ये फर्स्ट लो कैसे लिखा हुआ है, एनर्जी डिफरेंस। अगर ये आप पढ़ना फर्स्ट लो वाला, अगर इसमें कुछ कोई आपने कैसे लिखा हुआ है ये सेंटेंस या फिर कुछ नहीं समझ में है तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कराऊंगी। हेलो मैम। यस ये पीडीएफ और पीपीटी में दोनों दे दूंगी। अभी ये देख लो क्योंकि मैंने आज एक और भी प्लान किया था आपकी क्लास के लिए कि थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस भी चलाना है, बट अभी टाइम हो गया तो ये मैं पूरा पीडीएफ दे दूंगी, पर आपको अभी के लिए ये स्पेसिफिक हीट तक ही पढ़ना है। मैम हमें नोट्स पीडीएफ में से बनानी है या पीपीटी में से? आपको जो फिर सही लगे, आपको पढ़ना तो दोनों ही है, पीडीएफ और पीपीटी। फिर आप किसी में से भी अगर आपकी ऑफलाइन एग्जाम होगी फिर उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा कुछ होगा तो आप किसी में से भी लिख सकते हो, पर अगर एमसीक्यू होगी तो दोनों में से किसी में पूछ सकते हो। दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही है, उसमें भी मैंने वही पढ़ा है, ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम, फिर होमोजीनियस सिस्टम क्या है, जीरोथ लो क्या है, फर्स्ट लो क्या है, वही है। फिर आप अगर आपको ऑफलाइन एग्जाम होगी और लिखने होगे तो फिर आप नोट्स में से लिखोगे तो चलेगा। नोट्स में पीपीटी में से किसी में से भी आप लिख सकते हो, पर वो सही होना चाहिए बस, कि जीरोथ लो क्या है, फर्स्ट लो क्या है। राइट ओके। तो ये जो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस है वो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। तो ये फिर ये मैं पीडीएफ और पीपीटी आपको पूरा भेज देती हूँ। न्यूमेरिकल कहाँ से प्रैक्टिस करें मैम? न्यूमेरिकल? अरे नहीं, यस वो न्यूमेरिकल आप देख, मैं करवाऊंगी आपको क्लास में। वो नहीं, इसके लिए कोई बुक है क्या कोई? वो जो मैंने बुक बताई थी ब्रिजलाल और सुब्रमण्यम, बस उसी में सब कुछ है, थियरी भी है, न्यूमेरिकल सब कुछ दियो। वो आपके सिलेबस है, उसमें फर्स्ट बुक है ब्रिजलाल एंड सुब्रमण्यम। हाँ यूनिट, वो आपका पेपर 2 का जो सिलेबस है थर्मोडायनेमिक्स का, उसके नीचे रेफरेंसेस में बुक्स के नाम लिखे हुए हैं। सो जो वो फर्स्ट नाम है वही बुक है, और बाकी जो भी ऐसे फॉर्मूलास और वो सब पढ़ाऊंगी तो उसके न्यूमेरिकल्स तो मैं ऐसे करवाऊंगी।
तो आज आपको क्या करना है, ये जो मैं आपको थोड़ी देर बाद शाम तक आपको भेज दूंगी ये पीपीटी और पीडीएफ, तो उसमें से स्पेसिफिक हीट तक का आपको पढ़ लेना है। आगे जो करवाया वो भी सिस्टम, जीरोथ लो, फर्स्ट लो, और पीपीटी में से भी वो आगे एक पीपीटी भेजी उसमें और आज एक पीपीटी भेजूंगी उसमें से वो रीड करना है। और जो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है वो मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगी। और आज पीपीटी में जो वो 2 न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल्स आपको होमवर्क में करने हैं। और एक वो वाटर का मैंने दिया कि 30 से 0 तक जाना है और 30 से 100 तक जाना है, तो कितना हीट रिलीज होगा और कितना हीट देना पड़ेगा। तो ये 4 न्यूमेरिकल्स आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है? ओके थैंक यू मैम। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वेडनेसडे। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, ये थैंक यू। ओके ओके, चलो Thank you, ma'am. बाय। थैंक यू मैडम।